So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by Net Guardians. तो आज है हमारा डे 27th, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड एक्ट्स इन इंडिया। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी लॉज हैं और एक्ट्स हैं जिसके थ्रू एक कॉमन पर्सन या फिर एक एथिकल हैकर खुद को बाउंड्री दे सकता है। बाउंड्री मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो देखो, साइबर सिक्योरिटी में खाली यही नहीं है कि तुम्हें चीज़ों को अटैक करना है, हैक करना है, क्रैक करना है एंड वो। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एज अ कॉमन पर्सन, यू हैव टू नो द लॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब देखो, साइबर क्राइम इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और उस चीज़ को कम करने के लिए हर कंट्री कोई ना कोई लॉ क्रिएट करती है, कोई ना कोई एक्ट क्रिएट करती है, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है जिसके थ्रू वो साइबर क्राइम्स को कंट्रोल कर सके या कम कर सके कई हद तक। इंडिया भी उन्हीं कंट्री में से है जो कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट। बट अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रही। अब क्या चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही है वो है अवेयरनेस कैंपेन। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बहुत कम इनिशिएटिव लेती है साइबर क्राइम्स के लिए। बहुत कम अवेयरनेस कैंपेन्स हमको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड। देखा जाए तो जितनी भी गवर्नमेंट अदर एडवर्टाइजमेंट्स करती है, वोट हो, इलेक्शन हो, उसमें जो गवर्नमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर उस लेवल का एडवर्टाइजमेंट कोई भी गवर्नमेंट कर दे इस क्रिटिकल फील्ड के बारे में, तो पूरी इंडस्ट्री चेंज हो सकती है। जो लेवल है साइबर क्राइम्स का वो बहुत हद तक कम हो सकता है, बट वो कहीं ना कहीं हमें देखने नहीं मिल रहा है इंडिया में। जबकि अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जर्मनी, यूरोप, देन रशिया, यूएसए, हम इन सब कंट्रीज़ की बात करें जो टेक में बहुत अपग्रेड लेवल पे हैं, वो इस फील्ड को इस तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि लोग इसके बारे में जानते रहें। अगर तुमने सुना होगा जीडीपीआर, ये एक यूरोप का लॉ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वो लॉ इंडिया में एक्सेप्ट हो जाए तो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बट वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से। अब वो रीज़न तो खाली गवर्नमेंट को पता है, वी कांट से एनीथिंग। एंड बस इतना होना चाहिए इंडिया में कि साइबर लॉज जो होते हैं वो सबको पता होने चाहिए। तो इस सेशन को इसलिए मैंने इस कोर्स का पार्ट बनाया है ताकि एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ एथिकल हैकर, तुम्हें कुछ चीज़ें तो पता हो, कुछ लॉस तो पता हो। देखो, अगेन मैं तुमको 100% सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, मैं तुमको सारे लॉस तो नहीं बता सकता, ठीक है। बट मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लॉस जो कि बहुत बार सामने आए हैं हमारे, बहुत बार यूज़ होते हैं। अब अगर हम देखें ढंग से तो इंडिया में वैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा लॉस एंड रूल्स है भी नहीं। कुछ गिने चुने एक्ट्स हैं, कुछ गिने चुने आईटी एक्ट्स हैं, कुछ लॉज हैं जो है हमारे पास, ठीक है। तो मैं उनमें से ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज आज यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगा, एंड इट माइट हेल्प यू टू गेट सम इंफॉर्मेशन। एंड आई वुड लाइक, अगर तुम इसे अपने थ्रू पास करते हो अपने एल्डर ब्रदर्स को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को बताते हो इन चीज़ों के बारे में, इन लॉस के बारे में, कि हाँ अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप किस आईटी एक्ट के थ्रू, किस लॉ के थ्रू उनके ऊपर केस कर सकते हो, किस चीज़ के थ्रू आप एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। एंड मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एज अ एथिकल हैकर, एज अ कॉमन पर्सन भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, एज अ रैंडम पर्सन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ बन जाती है। और अगर आप इसे पास करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है कहीं ना कहीं। अब देखो, अब मैं उतना बड़ा तो कोई क्रिएटर हूँ नहीं,
ठीक है। मैंने जस्ट अभी चीज़ें स्टार्ट की है, बट कहीं ना कहीं मैंने एक बड़ी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं। ठीक है। एक बैकबोन मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसके थ्रू यही कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी भी जगहों पर जाऊँ, कहीं पे सेमिनार हो रहा है, कहीं पे अवेयरनेस कैंपेन है, वेबिनार है, कुछ भी है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस जरूर करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। ठीक है। अगर मैं किसी स्कूल कॉलेजेस में विजिट कर रहा हूँ एज अ कॉमन गेट टुगेदर पर्पस, या फिर वेबिनार सेमिनार्स के लिए, अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, जो कि हमारा पहला इनिशिएटिव होता है एज अ रिस्पॉन्सिबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी, जिसके लिए हम बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, अ, उन सब में ये हमारा मेन टॉपिक होता है। तो मैं एक ही चीज़ चाहूँगा आप सबसे, कि ये चीज़ें सीखने के बाद, ये चीज़ें पढ़ने के बाद खाली अपने तक ही मत रखो। जो लॉस है, जो एक्ट्स है, जिसका यूज़ करके हमारा इंडिया का यूथ, हमारी इंडिया की अपकमिंग जनरेशन एक चीज़ को फॉलो कर सकती है, बहुत हद तक कम कर सकती है, उन चीज़ों पे काम करें और उन चीज़ों से अवेयर रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, तो आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो पहले तो साइबर लॉस का मेन काम होता है ऑनलाइन दुनिया में एक ऑर्डर मेंटेन करना। अब ऑर्डर मतलब कैसे, जैसे हमारे पास बहुत सारे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक में एक ऑर्डर मेंटेन हो सकता है कि तुम सिग्नल नहीं तोड़ सकते, तुम ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमारे एक ट्रैफिक करिकुलम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में अगर तुम्हें लॉज मिलेंगे, तुम्हें रूल्स मिलेंगे, तो यू हैव टू फॉलो दैट, जिसकी वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स पहले ही कम हो जाएंगे, पहले ही वो लिमिट में आ जाएंगे, और बाकी के जो है वो पब्लिक अवेयरनेस से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर कोई साइबर क्राइम होता है जैसे कि हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, तो लॉ हेल्प करता है उस कल्प्रिट को पकड़ के पनिश करने में, कि अगर इस बंदे ने ये चीज़ किया है, ये साइबर क्राइम किया है, तो उसको कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कल्प्रिट होता है बट पनिशमेंट नहीं होता हमारे पास, तो हम कोई रैंडम पनिशमेंट उसे दे देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कल्प्रिट को पता ही नहीं है कि ये चीज़ करने से मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो वो चीज़ फ्रीली करेगा, बिंदास करेगा, क्योंकि उसे पता है कि पकड़े जाने के बाद मुझे कोई छोटी मोटी फाइन देकर या कुछ देकर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर के एंड तक आपको पता होगा कि इंडिया के मेजर साइबर लॉज कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, और साइबर रिपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है। ठीक है। तो अब साइबर लॉस का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्यों इतना सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसका पहला इम्पोर्टेंट है कि साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स को प्रिवेंट एंड पनिश करना। ठीक है। अगर कोई बंदा साइबर क्राइम करता है, तो उसे हम बच कैसे सकते हैं, और उस बंदे को पकड़ के हम उसे सजा कैसे दे सकते हैं। अगर मैंने किसी एक सिस्टम को हैक किया बिना किसी परमिशन के, तो अगर सामने वाले बंदे ने कंप्लेन मेरे खिलाफ फाइल की, तो मुझे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे कौन से रूल्स, मतलब मुझ पे कौन से एक्शंस अप्लाई होने चाहिए। ये है हमारा पहला इम्पॉर्टेंस। दूसरा क्या होगा, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे भी क्रिएट होने चाहिए, जो बड़े बड़े कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसके पास यूज़र के डेटा होते हैं। अब अगर तुम देखोगे, तो बहुत सारे केसेस पास्ट में हमारे सामने आए हैं, जहाँ पे जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, उन्होंने यूज़र की डेटा का खिलवाड़ बना रखा है। अगर हम एक केस लेंगे, फेसबुक का बहुत फेमस केस है। 2017 में फेसबुक ने कई बार अपने यूज़र के डेटा को सेल किया है ऑन अ डार्क नेट, ऑन अ डार्क वेब। बहुत बार उसने अपने यूज़र्स के डेटा को ओपनली सेल किया है। अब उनका पर्पस क्या था सेल करने का, किसी को नहीं पता, बट उन्होंने सेल किया है। और इसी के लिए जब मार्क जकरबर्ग को, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फेसबुक, उन्हें 2020-21 में यूएसए के पिनल कोर्ट में खड़ा किया गया, तो उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था इससे रिलेटेड।
हालांकि उस समय उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे, कई सारी क्वेश्चंस उठाई गई पब्लिक के थ्रू, जैसे कि जो भी वॉयलेंट कंटेंट आता है, ठीक है, जो भी ऐसा कंटेंट आता है जो किसी कंट्री के रूल्स को ब्रेक कर रहा है, किसी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हार्म कर रहा है, किसी कंट्री में कुछ गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा है, वैसे जो कंटेंट आते हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि बड़े क्रिएटर्स ही कुछ सब कुछ कर सकते हैं, छोटे क्रिएटर्स के ऊपर वो फेक एक्शन भी ले लें तो छोटे क्रिएटर की दुकान बंद हो जाती है? ठीक है, वैसे ही अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, बट साइबर क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर एक और एलिगेशन था डेटा सेल करने का, जो कि रियल था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया एट द एंड कि यस, फेसबुक ने डेटा सेल किया था, जिसकी वजह से फेसबुक की रीच अगर आप देखोगे तो 2021-22 में बहुत नीचे गिरी, एंड 2023-24 के दौरान फेसबुक को अपना नाम बदल कर मेटा करना पड़ा ताकि वो कंपनी को थोड़ा सा अलग दिखा सके फेसबुक से। ठीक है, इसकी वजह से यूजर्स ने फेसबुक यूज करना छोड़ दिया, एंड दे स्टार्ट शिफ्टिंग ऑन एप्स लाइक टिकटॉक, शेयर चैट एंड जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस थे। एंड देन फिर कहीं ना कहीं फेसबुक अपने पुराने जो सोशल मीडिया ऐप्स थे उनको अपग्रेड करके हायर लेवल पे लाने लगा, जैसे कि इंस्टा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है, अगर उस समय पे फेसबुक को पता होता कि ये काम करने से उसे एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है, तो वो ये काम करता ही नहीं था। बट उस समय तक कोई ऐसा रूल नहीं था डेटा को प्रोटेक्ट करने का, जिसकी वजह से फेसबुक ने ये इनिशिएटिव लिया। ओके, और उसके बाद ही जीडीपीआर जो मैंने बताया, यूरोप का जो लॉ है, उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ था कि अगर कोई कंपनी अपने यूज़र के डेटा को सेल करती है या फिर अननेसेसरी विदाउट परमिशन यूज़ करती है, तो उस कंपनी को या तो मिलियंस बिलियंस में फाइन पे करना होगा, डजेंट मैटर वो कंपनी कितनी बड़ी है, डिपेंड्स ऑन डेटा कितना ट्रेड हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, कंपनी अनपेएबल रही, तो कहीं ना कहीं उसे पूरी कंपनी शट डाउन करनी पड़ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और इसके बाद फेसबुक ने या किसी और कंपनी ने दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं लिया आज तक कि वो डेटा ट्रेड करें किसी भी लेवल पर। डेटा ब्रीच होता है, डेटा लीक होता है, दैट्स द अदर पॉइंट, बट जब डेटा खुद से ट्रेड हो, वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ हो जाती है। हमारा ट्रस्ट जो है फिर उसका खिलवाड़ बना दिया जाता है वहाँ पे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में ट्रस्ट बिल्ड करना। अब अगर हम एक ग्रैंड लेवल पर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स लिया जा रहा है। इफ़ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, अभी के लिए फिलहाल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। इंडिया, चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। बट अगर तुम थोड़ा जाते हो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, यूएसए, रशिया, यूरोप, तो ये कंट्रीज अभी भी यूपीआई पेमेंट्स जैसी कोई चीज़ ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। ये कार्ड पेमेंट्स पे बिलीव करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें पेमेंट करना है, कार्ड स्वाइप करो, कार्ड टैप करो, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उनके पास कार्ड पेमेंट्स करने के बहुत सारे मेथड्स भी है। पहला तो पॉपुलेशन कम है, तो वो इशू कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब हमारे इंडिया में और जो चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज हैं, वो पॉपुलेशन के मामले में कहीं ना कहीं मार खा रही हैं। तो हर बंदे को कार्ड टैप करना, कार्ड स्वाइप करना, कार्ड ये करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन इशू बना देता है। कैसे कि कार्ड स्वाइप करो, टैप करो, पिन एंटर करो, तो हमें उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। और पॉपुलेशन की वजह से, रश की वजह से, ठीक है, आज की डेट में इंडियन यूथ या कोई भी चाइनीज़, जापानीज़ यूथ नहीं चाहता कि वो किसी भी शॉप पे पेमेंट के लिए 5 से 10 मिनट रुके। उनके पास पेशेंस नहीं होता। उन्होंने एक प्रोडक्ट उठाया, स्कैन करो, पेमेंट करो, निकलो। ठीक है, उनका ये सिंपल प्रोसेस होता है। बट अगर तुम वेस्टर्न कंट्रीज के साइड जाओगे तो उनको काउंटर पे 3 से 5 मिनट वेट करना पड़ता है फॉर द पेमेंट। अगर वो कैश कर रहे हैं, वेल एंड गुड, जल्दी हो जाएगा। बट इफ़ दे आर यूजिंग द कार्ड एंड एक्सेट्रा, कार्ड स्वाइप करो, टैप करो, पिन एंटर करो, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। बट इंडिया के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जैसे कि
अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल, सॉरी गूगल पे, जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम। पेटीएम तो अभी फ़िलहाल बहुत ही नीचे जा चुका है, बहुत लेस यूजर्स हैं उसके। बट हाँ, मोस्टली जो यूज़ हो रहे हैं वो जी पे, फ़ोन पे, ऐसे ही ऐसे ही एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। अब वो ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यूजर्स को ट्रस्ट दिलाया है कि अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड होता है तो हम तुम्हें मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, अगर तुमने 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कर दिया उनके कस्टमर केयर को, सो दे विल ट्राई कि तुम्हें जो तुम्हारा अमाउंट है वो रिटर्न मिल जाए। अब वो अमाउंट कैसे रिटर्न मिलता है? वो अमाउंट रिटर्न मिलता है तुमको दो सिचुएशंस में। पहला तो तुमने पेमेंट किया और उस बंदे ने अभी तक पेमेंट विड्रॉ नहीं किया है। अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तुम्हारा अमाउंट, सो देयर इज नो चांस, ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। तुम किसी भी मेथड से रिकवर नहीं कर सकते फिर। बट अगर उस बंदे ने विड्रॉ नहीं किया है, सो तुम 24 आवर्स के अंदर उनके कस्टमर केयर को रिपोर्ट करके बता के अपना पूरा सिचुएशन, यू आर एबल टू रिकवर द थिंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रीज़न कि साइबर लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब ये भी एक लॉ है कि तुम्हें 24 आवर्स के अंदर ही रिपोर्ट करना है, तुम ऐसे नहीं कभी भी सो के उठोगे एंड रिपोर्ट करोगे। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजिटल एक्टिविटीज़ को लीगल फ्रेमवर्क देना, ताकि वो लूप होल ना रहे। अब डिजिटल एक्टिविटीज़ को फ्रेमवर्क देना मतलब एक यूज़र कहीं पे भी जाके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो उसको एक प्रॉपर पैटर्न मिलना चाहिए कि हाँ उसे कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी वहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई लूप होल ना क्रिएट हो सके। जैसे कई बार लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं कि हम एक ही एप्लीकेशन को बार बार कोई चीज़ रिपीट करके कई बार उन्हें फूल करते हैं। अब मतलब फॉर सपोज एक एप्लीकेशन है जो कि आपको रेफर एंड अर्न का मेथड दे रही है। ठीक है, तो उसे भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, बेसिकली वैसा होगा तो नहीं, आप हर यूज़र को रेफर करके कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न कर सकते हो। बट वो लिमिट्स होती हैं कि आप 10 से 15 यूज़र्स को ही कर सकते हो वैसा। वरना होगा क्या, अगर कोई बड़ा बंदा है, ठीक है, फॉर सपोज मैं हूँ, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड आई बिलीव कि मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स को बोलूँ तो वो करते हैं काम। ठीक है, पढ़ाई के मामले में ना सही, बट बाकी सारी चीज़ें वो करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो पढ़ाई भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता वैसे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक काम करो, ये एप्लीकेशन है, ये मेरा रेफरल लिंक है, तुम जाओ डाउनलोड करो एंड यू विल गेट सम टाइप ऑफ अमाउंट, सम कंसेशन, या फिर कुछ चीज़ें जो तुम्हें मिलेंगी वहाँ से। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए भी लिमिट्स लगाई जाती हैं कि तुम खाली इतने मैक्स कर सकते हो, इतने लोगों को ही रेफर कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस पे होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे नहीं होती, तो इट डिपेंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम्म तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईटी एक्ट 2000। अब आईटी एक्ट मतलब, वैसे तो इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन सिंपल एज दैट। तो ये इंडिया का एक प्राइमरी लॉ है जो साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है। इस लॉ का काम है हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और डेटा थेफ्ट जैसे क्राइम को कवर करना। 2008 में इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। अब ये अमेंडमेंट क्या होता है? तो अमेंडमेंट मतलब एक ऑफिशियल चेंजेस इस लॉ के अंदर लाए गए थे, जिसमें इस लॉ के अंदर साइबर टेररिज्म जैसे हार्श टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया था। अब खाली साइबर टेररिज्म नहीं था उसमें, देखो मैं उस वर्ड्स को यहाँ पे बोल नहीं सकता, बट आई एम मार्किंग, यू कैन से देयर, सॉरी यू कैन सी देयर। ठीक है, ओके। तो इन जैसे चीज़ों पे भी कुछ लॉज बना के इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किए गए थे। ये है हमारे इंडिया का एक पहला और बेसिक आईटी एक्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चीज़ें डिटेल में। अब सेक्शंस क्या थे इस आईटी एक्ट के अंदर? ठीक है, तो इस आईटी एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस थे, पॉपुलर सेक्शंस, इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर सेक्शंस। सेक्शन 43,
सेक्शन 66, सेक्शन 66C, सेक्शन 66D, सेक्शन 67। ये 5 सेक्शन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आईटी एक्ट के, जिसमें सेक्शन 43 क्या बोलता है हमें कि अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हो अनएथिकली, अनएथिकली मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर, तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मतलब फाइन्स लगेगी आपको उसके लिए। उसके बाद हमारा सेक्शन 66 क्या बोलता है कि पनिशमेंट फॉर हैकिंग। अगर आप इनलीगल वे में अनएथिकली किसी भी चीज़ को हैक करते हो विदाउट द परमिशन, विदाउट द रिटन परमिशन ऑल्सो, सो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट आपको अगेन या तो जेल होगी, या तो पेनल्टी होगी, या तो वैसा ही कुछ क्वारंटाइन हो सकता है विदाउट टेक इक्विपमेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 66C, जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ऊपर बेस्ड है। मतलब किसी भी डिजिटल डेटा को यूज़ करना या फिर उसका मिसयूज़ करना, अगर आप वैसा कुछ काम करते हो तो आपको सेक्शन 66C के अंदर आ, आप बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, बहुत सारे पनिशमेंट्स आपको देखने मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 66D, जो कि क्रिएटेड था चीटिंग बाय परसो पर्सोनेशन। ओके, पर्सोनेशन यूजिंग अ कंप्यूटर, जैसे कि फिशिंग, मतलब चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फिशिंग। अगर आप फिशिंग अटैक करते हो और पकड़े जाते हो, ठीक है, फिशिंग आपने कुछ परफॉर्म किया, आपने किसी को ट्रैप किया अपने फिशिंग में, और आप अगर पकड़े जाते हो तो आपको इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट्स मिलती हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है फिशिंग मतलब खाली फेक वेबसाइट्स एंड ये सारी चीज़ें क्रिएट करके यूज़र डिटेल्स स्टील करना, बट नहीं, फिशिंग बहुत सारे लेवल्स की होती है। ठीक है, फेक चीज़ें सेल करना, फेक सेल ट्रैप बिल्ड करना, मतलब वो तुम्हें दिखाएंगे आई एम अ जेन्युइन सेलर, वो तुमसे एडवांस पेमेंट लेंगे, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा नहीं, तो ये भी एक तरह की फिशिंग ही होती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 67, जो कि था पब्लिशिंग ऑब्सेंस मटेरियल। ठीक है। अब ऑब्सेंस कंटेंट पब्लिश करना भी पनिशेबल बन गया था इस सेक्शन के थ्रू, इस आईटी एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट जो हमने अभी डिस्कस किए। अब अब हम आगे देखते हैं इंडियन पिनल कोड एंड साइबर क्राइम के बारे में। ठीक है। अब इंडियन पिनल कोड क्या होता है? तो आईपीसी सुना होगा आपने। अब पहले अगर क्राइम पेट्रोल या फिर कोई भी सीरियस, सॉरी सीरियस नहीं, सीरियल्स या मूवीज देखते होगे, अगर सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते होगे, तो उसमें आपने सुना होगा आईपीसी की धारा इतने के तहत। ठीक है, मतलब आईपीसी के लॉ या फिर आईपीसी एक्ट इतने के अंडर किसी को पनिश करना। अब साइबर क्राइम्स के लिए आईटी एक्ट ही नहीं है, इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी का भी कुछ सेक्शन यूज होता है साइबर सिक्योरिटी को या फिर साइबर क्राइम को कम करने के लिए। जैसे कि सेक्शन 419, सेक्शन 420, सेक्शन 468। ये जो 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री या फिर यूज फॉर साइबर क्राइम। अब सेक्शन 490 इज स्टैंड्स फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन। अब चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन मतलब किसी और का, यानी कि मतलब बेसिकली किसी और की आइडेंटिटी बना के फ्रॉड करना। ठीक है, फेक इंस्टा अकाउंट्स, फेक एफबी अकाउंट्स, ऐसे इन चीज़ों के थ्रू फ्रॉड करना। देन सेक्शन 420, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि धोखा देना, पैसे या चीज़ ले लेना। ठीक है, फॉर सपोज आई एम सेइंग आई एम अ जेन्युइन सेलर, मैं एक फ़ोन या कुछ सेल कर रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि वो फ़ोन खरीदो, और उस फ़ोन को खरीदने के लिए यू हैव टू पे मी इन एडवांस समथिंग अराउंड 20 to 30% ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, मतलब अगर मेरा एक्चुअल पेमेंट 100 रुपये का है, तो आपको 20 से 30 रुपये मुझे एडवांस देना है, और मैं वो 20 से 30 रुपये लेके गायब हो गया, आपके पास दोबारा आया ही नहीं। तो आप इस सेक्शन के अंडर मुझे मुझ पर केस कर सकते हो, और अगर मैं पकड़ा गया पुलिस के थ्रू या साइबर
ब्रांच के थ्रू, तो मुझे इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट्स मिलेगी। नाउ सेक्शन 468 यानी कि फॉर्जरी फॉर चीटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना या फेक डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करना, प्रमोट करना, ये सब आता है 468 के अंदर। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वन थिंग। ओके, आई थॉट मैंने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, नो इश्यूज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पीडीपीबी। अब देखो, ये एक ऐसा लॉ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है जीडीपीआर के। अब जीडीपीआर क्या था? तो जीडीपीआर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, यूरोप बेस्ड एक लॉ है जो कि यूरोप अपना फॉलो करता है, ठीक है, साइबर क्राइम्स के लिए। उसी से इंस्पायर्ड ये एक बिल पास हुआ है, बट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है इंडिया में। ये जस्ट बिल पास हुआ है, इन फ्यूचर अप्लाई हो सकता है। और अगर ये अप्लाई होता है तो बहुत बड़ा एक कंट्रोल देखने मिल सकता है हमको साइबर क्राइम के अंदर, ठीक है। तो ये जो बिल है वो कंटेन करता है डेटा प्राइवेसी, यूजर कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर तुम एक तरीके से बोलो तो ये बिल्कुल जीडीपीआर जैसा है जो यूरोप में अप्लाई होता है, बट यहाँ पे को थोड़ी चीज़ें मिलेंगी जो कि इंडियन लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। अब जीडीपीआर जीडीपीआर मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जीडीपीआर के बारे में। तो जीडीपीआर का फुल फॉर्म है जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोप का एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉ है जिसमें हर कंपनी को यूज़र डेटा का सेफ हैंडलिंग इंश्योर करना पड़ता है। मतलब फॉर सपोज मेरी एक कंपनी है यूरोप के अंदर, तो मुझे उनके जीडीपीआर के सारे लॉस को प्रूव करना होगा कि ये मैं जो भी यूज़र से डेटा ले रहा हूँ वो सब सेफ है, मैं उसे सेफली हैंडल कर रहा हूँ, वरना मुझे हैवी फाइन पड़ सकता है। और अगर मैं वो सब नहीं कर पाया तो मेरी कंपनी बंद भी हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट फोर्स करेंगे मुझे टू शट डाउन माई कंपनी, दैट्स इट। वहाँ पे दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो हैवी फाइन या तो शट डाउन योर कंपनी। ऐसा ही कुछ लॉ था ये भी, पीडीपीबी, जो कि इंस्पायर्ड था जीडीपीआर से। बट अभी तक ये लॉ पास हुआ है बट अप्लाई नहीं हुआ है, कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो वी डोंट से कि हम ये लॉ फॉलो कर सकते हैं या इस लॉ के अंडर कोई केस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अप्लीकेबल टिल येट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया। अब साइबर क्राइम होने पर रिपोर्ट करना इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत आसान है। यहाँ पे तुम दो मेथड या फिर तीन मेथड से कर सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट करने के कौन कौन से मेथड है? पहला तो तुम जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उस पे कितना एक्शन होगा क्या होगा आई डोंट नो। वैसे देखा जाए तो एक्शन जल्दी होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब वो वेबसाइट कौन सी है? तो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट के अंदर जाकर, इस वेबसाइट के पोर्टल पे जाकर आप अपनी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ क्या होती है कि आप अपने लोकल पुलिस साइबर सेल में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाओ, लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर नियर बाय वहाँ पर रिपोर्ट लिखाओ, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। अगर आपको वो भी नहीं करना तो एक और थर्ड वे है, टोल फ्री हेल्पलाइन 1930, ठीक है, 1930। ये नंबर याद रखो, ये नंबर बेसिकली सपोर्ट करता है फाइनेंशियल फ्रॉड एंड कंप्लेंट्स को। मतलब आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, वैसी कोई चीज़ हो गई, तो आप उसके ऊपर ये रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एक मेथड होता है। इस नंबर के थ्रू आप अपने वर्ड्स के थ्रू आप प्रॉम्प्ट देकर अपने वॉइस को रिकॉर्ड करवा कर रिपोर्ट करते हो, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी होता है और फ्रॉड को ट्रेस करना इजी होता है ना। देखो, जल्दी होता है ये बोलना खाली एक बोलने के लिए है, जल्दी होता नहीं है वैसे, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग इन द सेंस इन इंडियन गवर्नमेंट एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। ओपनली बोलता हूँ मैं क्या, हर बंदा बोलता है। अगर गवर्नमेंट की चीज़ है तुम उसे यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू बी पेशेंस, वो बहुत टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं भी कि तुम्हारा जो केस है वो विद इन 24 आवर्स
उस पर पुलिस काम करना स्टार्ट कर देगी। और अगर तुम्हारी नसीब खराब हुई, जो कि आई एम श्योर डैम श्योर कि 70 to 80% होगी ही अगर तुम ये यूज़ करते हो तो तुम भूल जाओ। तो सबसे बेस्ट मेथड होगा, लोकल पुलिस स्टेशन जाओ, लोकल साइबर सेल जाओ, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ एंड वहाँ पे रिपोर्ट करो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने इंडिया के साइबर लॉज देख लिए, इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम चलो देखते हैं इंटरनेशनल साइबर लॉज के बारे में। ठीक है। इंडिया के लॉज के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी कंट्री का हो, वो रिमोटली बहुत सारी जगहों पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू फॉलो द वर्ल्ड आईटी एक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल साइबर लॉज जो कि सबके लिए कॉमन है, कोई कंट्री उसे फॉलो नहीं करती, बट बहुत सारे हैकर्स के कम्युनिटी जो है वो उसे फॉलो करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट, ठीक है, दे डोंट वांट कि कोई चीज़ें गलत हो, दैट्स व्हाई दे फॉलो। तो उनके थ्रू या फिर उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, ये माना जाता है वैसे। तो पहला आता है यहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? तो ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लोबल ट्रीटी है। ठीक है। अब ये जो ट्रीटी, कन्वेंशंस, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये आते हैं आईपीआर के अंदर। ठीक है, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप इसके ऊपर अपनी डिटेल स्टडी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू नो मोर, बट अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, दैट्स वाई मैं उसके ऊपर जंप नहीं करूँगा। बट इफ़ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन फ्रीली एक्सप्लोर दैट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कन्वेंशन, ट्रीटी, ये सब आती है आईपीआर के अंदर। लेकिन ठीक है, तो ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लोबल ट्रीटी है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया इस कन्वेंशन का, इस ट्रीटी का मेंबर अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर ये कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, जीडीपीआर, जीडीपीआर। तो जीडीपीआर के बारे में मैंने जैसे बताया, ये यूरोप में एप्लीकेबल एक रूल है, एक लॉ है, जो कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्रिएट किया गया है एंड फॉलो किया जाता है यूरोपियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सी एफ एफ ए, सॉरी सॉरी सॉरी, सी एफ ए। ठीक है, सी एफ डबल ए। तो सी एफ डबल ए क्या है? ये यूएसए का कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड अब्यूज एक्ट, जो मैंने बताया तुमको कि सी पी, मैं उसे एक कीवर्ड दे देता हूँ, किसे कीवर्ड दे देता हूँ, तो मैं इस वर्ड को एक कीवर्ड दे देता हूँ। अम, हम्म, इस वर्ड को मैं एज अ प्रोनाउंस करता हूँ सी पी। ठीक है। तो सी पी एंड इन सब के लिए जो अब्यूज़ केसेस होते हैं, जो जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ कंटेंट्स को यूज़ करते हैं एक दूसरे को अब्यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर फ्रॉड्स होते हैं, तो उन सब के लिए यूएसए में एक लॉ क्रिएट किया गया है, सी एफ डबल ए। एंड अब ये जो सारे लॉज हैं, ये क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स के लिए इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो जाए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इंडिया का बंदा यूएसए में कोई फ्रॉड करता है, तो इन सब लॉस के थ्रू उसे पनिश किया जाएगा एंड उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नाउ कंक्लूजन क्या था? तो अब एक चीज़ को याद रखना कि साइबर लॉ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट बनाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया का बैकबोन जो है वो है आईटी एक्ट 2000, ये इंडिया का साइबर लॉ बैकबोन है। उसके बाद आपको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पता होने चाहिए अपने, कि आपके राइट्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी में, एज अ साइबर, सॉरी नॉट एज अ साइबर क्रिमिनल, आपके राइट्स क्या हैं आईटी के फील्ड में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करनी है ताकि आप साइबर क्रिमिनल से हार्म ना हो। ठीक है। आप खुद को कैसे डिफेंड कर सकते हो? चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम दुनिया डिफेंड करो, बट दुनिया डिफेंड करने से पहले यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ। ठीक है, एटलीस्ट खुद को तो डिफेंड करो इंटरनेट की दुनिया में।
ठीक है। आज के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर, वेपन वॉर, हर वॉर पीछे जा चुकी है। ओनली वन वॉर इज देयर विच इज साइबर वॉर। कोई भी कंट्री कभी भी फाइट करती है, उनका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है साइबर वॉर के थ्रू किसी कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सेफ वे है कि ना भाई, तुम्हें ना कोई मिसाइल छोड़नी है, बस अपने देश में बैठे बैठे दिमाग और हाथों का इस्तेमाल करके दूसरे को हार्म करना है। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे नॉलेज भी होना चाहिए लॉ से रिलेटेड। ठीक है। अगर तुम्हें लॉज नहीं पता तो तुम साइबर वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर तुम किसी को कंसल्ट भी करो आगे चल के एज ए एथिकल हैकर, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तुम्हारे पास मैसेजेस आएंगे कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हो गया है, सर मेरे साथ ये चीज़ हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करोगे। सो अगर तुम्हारे पास उस समय ये लॉस की नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, तो तुम उस बंदे को गाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ जाएंगे तुम्हारे। सो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ हो जाए तो तुम ये कर सकते हो, इस सेक्शन के थ्रू केस रेडी कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप हम आज हमने कवर की। सो आज था हमारा डे 27 जो कि फाइनली ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि और कुछ ही दिन बचे हैं हमारे इस कोर्स को ख़त्म होने को। तो अगर आप नए हो या फिर आप प्रीवियस स्टूडेंट ही हो जो कंटिन्यूसली हमारे सेशंस को फॉलो कर रहे हो, तो थैंक आने के लिए दोबारा से। और जल्द ही हम जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उससे प्रोसीड करेंगे। बस कुछ दिनों की बात और है, हमारा ये कोर्स वाइंड अप होगा, फिर हम वापस से अपने सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाएंगे। आप सबको जो भी इस कोर्स को दिलो जान से पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो इन साइबर सिक्योरिटी, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। उस सर्टिफिकेट के लिए आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो जो भी प्रोसेस होगा मैं कोर्स के ख़त्म होने के बाद एक बार आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अगर आप नए हो चैनल पे तो ये पूरा कोर्स एक प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएट करके रखा है। आप उस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देख सकते हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कोर्स है, एक बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी आपको दे देगा, जिससे कि आप आगे आने वाले कोर्सेज जो इसी चैनल पे आगे कोर्सेज आएंगे उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिवली आगे जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अमित शर्मा मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।